हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हिंदी में। मैं अमन कुमार आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुशहाल जीवन जी रहे होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मेरे दोस्तों कि हम जो पढ़ने रहे हैं इस टाइम जनरल स्टडीज में, जो हमने जनरल साइंस चला रखा है उसमें हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और बायोलॉजी में भी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जो पहले इससे पहली क्लास में कवर किया है वो हमने ऑटोट्रोप, हेटरोट्रोप मतलब कि स्वपोषी, परपोषी, उसके बाद शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारा और ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। तो उसके बाद अब मैंने ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये आपको चित्र बनाया है, ये इसलिए बनाया है क्योंकि आप वैसे तो बुक से भी देख लेंगे या कहीं और से भी, लेकिन ये इजी पड़ जाता है क्योंकि अगर आप अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको क्या होगा कि वो आपके मस्तिष्क में रहेगा, लंबे समय तक रहेगा। तो आप पहले इसे बना लीजिए या आप ऐसे करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो खत्म होने के बाद इसे बना लेना। पर मैं पहले कुछ इसके बारे में थोड़ा समझा दूं। तो जो हम पढ़ेंगे आज बेसिक, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम जैसे मैंने आपको बताया, देखिए हम इसमें आज आहार नाल से पढ़ेंगे। आहार नाल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, तो ये जो है, जो मनुष्य की आहार नाल है वो मुख से लेकर के और ये पूरे ये सारे सिस्टम में ये गुदा तक जान जाती है। जो आहार नाल है उसमें फिर आपका टंग भी आ जाता है, यूगला, ओसिफेगस, ओइसोफेगस, उसके बाद स्टोमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सबको आप भली भांति इससे पहली वीडियो में आप जान चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं आहार नाल की, तो अगर मनुष्य के आहार नाल को देखा जाए तो उसकी जो आहार नाल की लंबाई है वो 8 से 10 मीटर की है। लेकिन दोस्तों देखने पे पता चलता है कि आहार नाल की जो मनुष्य की 8 से 10 मीटर की लंबाई है वो उसके शरीर की तुलना में बहुत ज्यादा छोटी है। जो ये दर्शाती है दोस्तों कि जो मनुष्य है वो मांसाहारी प्रकृति का है। क्यों? क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि अगर आप शेर को देखते हैं, तेंदुए को देखते हैं, तो होता क्या है कि वो उनकी भी जो शरीर की तुलना में जो उनकी आहार नाल होती है वो बहुत छोटी होती है। तो दोस्तों अगर देखते हैं तो क्या होता है कि मनुष्य की भी उसके शरीर की तुलना में आहार नाल बहुत छोटी है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मनुष्य मांसाहारी प्रकृति का है। हालांकि वैसे तो और एक दो चीजें हैं जो ये दर्शाती हैं कि मनुष्य मांसाहारी प्रकृति का है। जैसे हमारा ये वाला जो दांत है, ये हमारा जो केनाइन वाला दांत है, ये दर्शाता है कि मनुष्य मांसाहारी प्रकृति का है। वो तो रही अलग बात है। अब इसमें फिर हम सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्मी फोम अपेंडिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये मिजेंट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे जो 2017 में जिसकी खोज हुई थी। एग्जाम में कितने बार क्वेश्चन इससे आया हुआ है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज और जो हमारा ये लीवर है, इसका जो तीनों को जो जोड़ता है ये मिजेंट्री वाला पार्ट जोड़ता है दोस्तों। उसके बाद हम इसमें गोल्ड ब्लैडर पढ़ेंगे, लीवर पढ़ेंगे, इपोग्लोथिस क्या होता है वो पढ़ेंगे, एयर ट्रैक क्या होता है वो पढ़ेंगे। और इसमें यहाँ ये ऊपर का पार्ट है, ये पूरा स्टोमक उसका पार्ट है, यहाँ डायफ्राम होगा उसे पढ़ेंगे। ये ऊपर है डायफ्राम थोड़ा, तो ये इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बना लीजिएगा। तो सब दोस्तों चलो सबसे पहले बात करते हैं आहार नाल की। तो आहार नाल में जैसे मैंने आपको समझाया है कि 8 से 10 मीटर होती है, मुख से गुदा तक जाती है। तो इसकी आप परिभाषा लिखिए कि मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है और मुख से गुदा तक जाती है। मनुष्य की आहार नाल उसके शरीर की तुलना में छोटी होती है, जो उसके मांसाहारी प्रकृति को प्रदर्शित करती है। तो ये तो हुई दोस्तों आहार नाल। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसमें, आहार नाल के बाद अगर हम बात करेंगे माउथ की, मतलब मुख की। मुख में जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें हम 2 चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसमें पढ़ेंगे तीत, दांत पढ़ेंगे दोस्तों, और उसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम टंग। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तीत की, तो दोस्तों अगर तीत की मैं बात करूंगा, दांत की अगर मैं बात करूं, तो दांत को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो किया गया है स्थायित्व के आधार पर, एक तो बांटा गया है स्थायित्व के आधार पर, और एक बांटा गया है दोस्तों संरचना के आधार पर। आप मेरे साथ सबको नोट करते चलिए जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ। एक बांटा गया संरचना के आधार पर। अगर मैं बात करूं दोस्तों स्थायित्व के आधार पर, अगर मैं देखूं तो दो पार्ट में दिया गया है। एक तो टेम्परेरी, और इसे कहते हैं दोस्तों स्थायी दांत, वो अस्थायी दांत, वो दोस्तों परमानेंट, मतलब स्थायी दांत। दोस्तों अगर टेम्परेरी दांत की मैं अगर मैं बात करूं, तो टेम्परेरी दांत होते क्या हैं, सबसे पहले मैं लिख देता हूं, बाद में आपको समझा दूंगा। तो टेम्परेरी दांत जो होते हैं, इनकी संख्या होती कितनी है? इनकी संख्या दोस्तों 20 होती है। और ये दांत क्या होते हैं? ये हमारा 14 से 15 साल की उम्र तक ही आते हैं। ये 14 से 15 साल की, उन्हें क्या कहते हैं? दूध के दांत। और दोस्तों परमानेंट टीथ की अगर मैं बात करूं, तो परमानेंट टीथ जो होते हैं उनकी संख्या 32 होती है। 32 उनकी संख्या होती है, और ये आना ही प्रारंभ होते हैं 14 से 15 साल की उम्र में। और ये कब तक ऐसे 60 से 70 या इससे इवन आगे भी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लिखेंगे टेम्परेरी, मतलब कि स्थायित्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो अस्थायी दांत, टेम्परेरी, इनकी परिभाषा लिखेंगे। अस्थायी दांत तो वे होते हैं जो एक बार टूटते, मतलब अस्थायी दांत वे होते हैं जिनकी संख्या 20 होती है, और जो टूटने के बाद पुनः आ जाते हैं। इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। दोस्तों अगर इसी बात करूं मैं स्थायी प्रकार के दांत की, तो उसकी परिभाषा लिखेंगे। स्थायी दांत वे होते हैं जो टूटने के बाद दोबारा नहीं आते हैं। इनकी संख्या 32 होती है। दोस्तों ये तो बात हुई स्थायित्व के आधार पर। अब हम बात करते हैं दोस्तों संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर अगर मैं बात करूं, तो संरचना के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इंसाइजर, उसके बाद कैनाइन, उसके बाद प्रीमोलर, और उसके बाद दोस्तों मोलर। प्रीमोलर और मोलर। ये होते हैं दोस्तों सबसे पहले इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मेरे साथ आप बनाते चलिएगा। इनके लिए फॉर्मूला याद रखिए 21 और 23। अब मेरी तरफ देखना, मैं ये वाला पार्ट जो है इसके आधे जबड़े का हिस्सा बना रहा हूँ, और आधे जबड़े का भी इधर का, ऊपर का साइड का और नीचे की साइड का। तो इनकी संख्या क्या होती है कि 2, ये 2 ऊपर के, उसके बाद ये 2 नीचे के, उसके बाद ये 1, ऐसे, ठीक है, उसके बाद फिर 2, उसके बाद 3, ये दोस्तों हमारे आधे जबड़े का हो गया। ये देखिए, तो ये जो 2 दांत हैं, ये जो 4 दिखे हैं आपको, ये इंसाइजर वाले, इधर देखिए, वो जो 2 दांत हैं, ये इनकी बात करूं तो इनकी, ये तो है इंसाइजर,
ठीक है दोस्तों। तो इंसाइजर की संख्या अगर मैं आधे जबड़े की बात करूं तो 2 और 2 4। ठीक है। केनाइन की अगर मैं बात करूं तो 1 और 1 2। इसी प्रकार से अगर इनकी वाली बात करूं मैं प्रीमोलर की तो कितना होगा, 2 और 2 4 दोस्तों। और अगर मैं मोलर की बात करूं तो 3 और 3 6। अब डिवाइड बाई टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ हमारा कितना हुआ 60 हुआ, टोटल 60 हुआ। अब ये आधे जबड़े की बात हुई, मतलब इधर से इधर की। अब अगर टोटल में देखो तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 60 × 32। ये तो इन्हीं के साथ यही लिख लेंगे दोस्तों कि जो इंसाइजर का कार्य होता है वो मैं कार्य बराबर में लिखता हूं उनका। जो इंसाइजर वाले दांत होते हैं उनका कार्य होता है काटने का। इसे नोट ऐसे करते चलिएगा। भाई ये डायग्राम जैसे मैंने बनाया कि ये वाले 2 दांत अलग, ये अलग कर दीजिएगा और ये अलग कर दीजिएगा। ये आप जैसे इंसाइजर और ये वाले 2 दांत केनाइन और ये वाले 2 दांत प्रीमोलर और ये वाले 3 कर देना मोलर। तो दोस्तों अगर इनकी मैं बात करूं, जो केनाइन वाले दांत हैं उनका काम होता है फाड़ने का। मतलब कोई भी चीज अगर आप जैसे आप गन्ना वगैरह खाते हैं या कोई भी ऐसी मजबूत चीज खाते हैं तो दांतों से कटती नहीं है, उसे फाड़ने का। ये इन दोनों का होता है, प्रीमोलर और मोलर का होता है चबाने का। ये चबाने का कार्य करते हैं दोस्तों। ये सब बना लीजिए। अब दोस्तों कुछ चीज इसमें नोट करके लिखिएगा जो एग्जाम में सीधे पूछ ली जाती है। सबसे पहले मैं ये बताऊं, सबसे पहले आप देखिए दांत की संरचना में आपको दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार की होती है, ऐसे बना लीजिएगा। ये इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसा बस ऐसा टेम्परेरी बना लीजिए। तो ये वाला पार्ट जो होता है इनेमल होता है, जिसे दंत वलक बोलते हैं। वलक हिंदी में दंत वलक बोलते हैं। वैसे तो हिंदी में याद करने की कोई आवश्यक नहीं, इंग्लिश में। अच्छा, इसे दोस्तों डेंटाइन बोलते हैं, डेंटाइन। और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन वाला पार्ट होता है। तो होता क्या है दोस्तों कि जब हम ब्रश ज्यादा करते हैं, मतलब कि हालांकि डेली ब्रश करना चाहिए तो एक अलग बात है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जब ज्यादा ब्रश करते हैं या ज्यादा तेज, मतलब कि एकदम टाइट करके करते हैं, तो ये वाला पार्ट जो क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट ज्यादा घिस जाता है। और ये जो ये वाली चीज होती है, ये फिर इसमें आकर के क्या होता है, कोई भी अगर आप ठंडी या गर्म चीज अगर कोई भी खाएंगे तो वो दांतों में लगता है। तो इसीलिए जब लगता है तो न्यूरॉन्स में एकदम हमारे माइंड को पता चलता है, न्यूरॉन्स एकदम एक्टिव हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर कुछ ये वाला पार्ट डैमेज हो जाता है तो ये वाला पार्ट ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, और इसलिए क्या होती है, हमारे दांतों में झंझनाहट सी भी महसूस होती है। इसलिए इसके लिए इसका नाम डेंटाइन है। और इसके लिए हमें क्या पड़ जाता है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डेंटिस्ट। इसलिए जो दांत के डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डेंटिस्ट बोला जाता है दोस्तों। अब कुछ चीज आप नोट करके भी लिखिएगा। नोट में क्या लिखिएगा, एक लिखिएगा आप जो आपका विजडम टीथ होती है, विजडम टीथ, अक्कल दाढ़ भी बोला जाता है इसे। ये होती क्या है दोस्तों, अक्कल दाढ़। इसके पीछे का हिस्ट्री आप समझेंगे, ये 24 से 25 साल की उम्र में आती है। तो दोस्तों इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है कि जब मनुष्य होमोसेपियंस था, मतलब आदि मानव था, जो मनुष्य आदि मानव था, तो उस समय था क्या कि क्योंकि हमें तो पता है भाई, हमें तो प्रारंभ में तो हमारे जो पूर्वज थे वही रहे हैं। तो उस समय था क्या कि हम जो थे, तो हम क्या करते थे, कच्चा ही मांस खाते थे, कच्ची सब्जी वगैरह जो फल वगैरह थे, या मतलब ऐसे ही खाते थे बिना पकाए। तो उससे था क्या कि हमारा जो है उसे चबाने के लिए बहुत ज्यादा, मतलब एक ज्यादा दांत की आवश्यकता पड़ती थी। तो उस टाइम पे जो थे वो इसके जो हमारा मोलर वाला पार्ट है, जो हमारे मोलर वाले दांत है, ये उसी का पार्ट होता है दोस्तों।
मोलर वाले पार्ट मोलर का ही ये दांत होती है, लेकिन ये 24 से 25 साल की उम्र में आती है। तो अब आती भी है और नहीं भी आती है, किसी किसी के आती है, जो ज्यादा समझदार होता है उसके आती है वैसे ये। तो इसलिए इसे अकलदार कहते हैं। लेकिन अब ये 24 से 25 साल की उम्र में आती है। लेकिन अब मोस्टली जैसे जैसे मतलब इसका यूज होना बंद हो गया है, क्योंकि मानव की शरीर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन है जिनका यूज अगर धीरे धीरे बंद हो गया है तो धीरे धीरे वो क्या हो गया, वो समाप्त, मतलब कि उनका जो यूज कम हुआ है ना जिस प्रकार से, तो वो क्या हुई है, थोड़ी समाप्त होती चली गई है एकदम। बस ये है। अब इसमें आगे ये तो नोट 1 हो गया। अब नोट 2 करके लिखेंगे कि मनुष्य के जो दांत है, जो मनुष्य के दांत है दोस्तों, उसमें होता क्या है कि उसमें पानी की संख्या बहुत कम होती है। इसलिए मनुष्य के जो दांत होते हैं उनका क्या होता है, उनके दांत का कभी भी एमआरआई नहीं हो सकता। मनुष्य के क्या होता है कि पानी की कमी की वजह से इनका एमआरआई नहीं हो सकता, बल्कि इनका जो डीएनए टेस्ट है वो हो सकता है। डीएनए टेस्ट इनका दोस्तों हो सकता है। ये नहीं लिख देना कि एमआरआई नहीं हो सकता पानी की कमी के कारण, ठीक है। ये हो सकता है क्योंकि इसमें न्यूरॉन पाए जाते हैं दोस्तों। अब नोट 3 करके लिखिएगा। नोट 3 में लिखिएगा, आपने अक्सर देखा होगा कि जो खरगोश होते हैं और या जो चूहे होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, कपड़ों को कुतरते रहते हैं। तो वो कपड़ों को इसलिए कुतरते रहते हैं क्योंकि उनके जो दांत का आकार है, जो उनकी मतलब लंबाई है दांत की, वो क्या होती है, बढ़ती रहती है। इसलिए जो चूहे या खरगोश होते हैं वो जो भी चीज मिलती है, मतलब जैसे उनके आकार बढ़ता है दांतों का, तो वो चीजों को कुतरते रहते हैं। तो कुतरते रहने से क्या होता है कि उनके दांत जो होते हैं वो घिस जाते हैं। इसलिए क्या होता है, वो अपने दांतों को मेंटेन करने के लिए दोस्तों ऐसा करते हैं। लेकिन आप कुछ और सोचते होगे कि हमारे जो मतलब कपड़े वगैरह है वो काटते हैं, तो इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं है। ये इसके पीछे लॉजिक ही ये है मेनली कि उनके दांतों की जो मतलब चूहे के और खरगोश के दांतों की जो लंबाई होती है वो निरंतर बढ़ती रहती है। वो इसलिए नहीं क्या कहा जाता है दोस्तों, रोडेंट इन्हें कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, रोडेंट। तो आप लिखिएगा कि चूहे और खरगोश के दांतों की लंबाई निरंतर बढ़ती रहती है, इसलिए वो कपड़े या अन्य किसी चीजों को कुतरते रहते हैं और उन्हें इसी कारण रोडेंट कहा जाता है। अब दोस्तों इसमें एक नोट करके और लिखिएगा पॉइंट। 4th पॉइंट क्या है कि आपने देखा होगा जो हाथी के दांत होते हैं वो कौन सा वाले दांत होते हैं, वो मोलर दांत होते हैं और वो रूपांतरित होकर ही हाथी दांत बन जाते हैं, है ना। ये हाथी दांत जो होते हैं, हाथी दांत जो होता है, ये कौन सा वाला पार्ट होता है हाथी के दांत का, ये मोलर वाला पार्ट होता है दोस्तों। तो लिख लेना कि हाथी में मोलर दांत रूपांतरित होकर हाथी दांत का निर्माण करता है। ये दोस्तों ये तो आपका हुआ तीत। तीत में जितनी भी मतलब क्वेश्चन, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन है वो इसी एरिया से जाएंगे। जितना मैंने आपको कराया इसी एरिया से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मतलब कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन की मैं अगर बात करूं कि मतलब जितना मैंने कराया है उससे ही क्वेश्चन लग जाएगा। अगर 30 से कोई क्वेश्चन आएगा तो मेनली इससे ही लग जाएगा, चाहे फिर वो कहीं से भी आए। अब दोस्तों बात करते हैं टंग की, बात करते हैं टंग की, बात करते हैं दोस्तों जीभ की, ठीक है। अब मेरे साथ बनाइए। हो गया ये बना लीजिए जल्दी जल्दी। टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू, फूड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू। और ये दोस्तों खट्टे के लिए और नमकीन के लिए, इसे लिखना है शोर एंड शोल्टी।
ये स्वीट मीठे के लिए, ये दोस्तों मीठे के लिए, ये बाइटर कड़वे के लिए, और नो टेस्ट बड, यहाँ कोई टेस्ट बच नहीं। तो होता क्या है दोस्तों, जो हमारी जीभ होती है उस पे क्या होती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। वैसे तो हमारी जो जीभ है वो मांसपेशी से बनी होती है, लेकिन उस पे जो है स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। अब जो हमारे जीभ का अगला वाला पार्ट है, इस वाले, अगर मैं जीभ के इस वाले पार्ट की बात करूँ, तो जैसे ही आप कोई चीज खाते हैं तो ये मीठे, मतलब कि मीठा अगर कोई भी आप खाते हैं तो सबसे पहले उसका स्वाद मीठा ही चेक करता है। मतलब आपने कोई भी खट्टी चीज खाई तो जैसे आप जीभ पे यहाँ लगाएंगे तो खट्टी का इतना पता नहीं लगने का, क्यों? क्योंकि वो तब पता लगेगा जब वो इस वाली साइड में जाएगा। लेकिन जैसे आप कोई मीठी चीज अपनी जुबान पे रखते हैं तो उसका एकदम पता लग जाता है, क्योंकि वो मीठी होती है। तो ये अगला, ये वाला पार्ट जो है वो मीठे के लिए, मतलब मीठे को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। और जो पीछे वाला पार्ट है वो कड़वे के लिए बहुत ज्यादा होता है। जो साइड वाला पार्ट है वो खट्टे के लिए या नमकीनी के लिए बहुत ज्यादा, मतलब एकदम, मतलब उसके प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। और बीच वाला जो पार्ट है उस पर कोई भी स्वाद कलिका नहीं पाई जाती। इस वाले पार्ट में कोई भी स्वाद कलिका नहीं पाई जाती। और इसका जो एक ये लिम्फो टिश्यू है, ये लिम्फो टिश्यू, ये क्या होता है, ये जो साइड वाले होते हैं ये लिम्फो टिश्यू होता है। और होता क्या है कि आयोडीन की कमी के कारण जो हमारा ये वाला पार्ट, कितने बार ये ऊपर पे सूजन आ जाती है, शोरिंग हो जाती है, वो लिम्फो टिश्यू के कारण ही होती है। कि जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये जो हमें लिम्फो टिश्यू होता है ये क्या होता है, फूलने लगते हैं। तो आप टंग में लिखिएगा इतनी बात समझने के बाद कि यह एक मांसपेशी से बनी हुई संरचना होती है जिस पर विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ के अगला भाग मीठे के लिए, पीछे वाला भाग कड़वे के लिए तथा बराबर वाले भाग खट्टे और नमकीन स्वाद के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये हुई दोस्तों टंग। अब दोस्तों इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट, आप हेडिंग डालिएगा, ये आपका माउथ यहाँ खत्म हो गया। अब नंबर 2 हेडिंग डालिएगा आप, माउथ खत्म हो गया। अब लिखिएगा आप इसमें जो लिखिएगा दोस्तों आप योगला। योगला होती क्या है दोस्तों, ये जो हमारा ये वाला पार्ट है हमारे माउथ, आप अगर किसी का माउथ खोलेंगे तो उसमें एक, मतलब एक संरचना होती है ऐसी लटकी हुई, एक ऐसी लटकी हुई संरचना होती है, तो ये योगला ही होती है दोस्तों। तो इसमें लिखेंगे कि यह मांसपेशी से बनी हुई संरचना होती है जब हम सांस छोड़ते हैं। ऐसे लिखेंगे, यह मांसपेशी से बनी हुई संरचना होती है सोते समय किसी किसी मनुष्य में इसकी लंबाई बढ़ जाती है जिससे सांस छोड़ने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे खराटे कहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जैसे मैंने बताया आपको, परिभाषा में मैंने बताया, होता क्या है कि किसी किसी मनुष्य में इसकी जो लंबाई है इतनी है, लेकिन सोते समय इसकी क्या होती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है। ऐसे करके इसकी क्या होती है, लंबाई बढ़ जाती है। तो हम रात को जब सोते हैं तो आपने कितनी बार देखा होगा कुछ लोगों को, तो जब सोते हैं तो होता क्या है कि कोई कोई मनुष्य मतलब खराटे लेता है, विशेष प्रकार की आवाज निकालता है, तो इसी के कारण होता है, योगला के कारण। और इसे अभी लिखेंगे आप, योगला के बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, उसमें लिखेंगे आप ग्रासनरी, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस। ग्रासनरी, इसकी परिभाषा लिखेंगे आप, यह मांसपेशी से बनी हुई से एक संरचना होती है जो
भोजन के मार्ग का कार्य करती है। जब कभी इसमें खाना रुक जाता है तो ऊपर या नीचे, खाने के ऊपर या नीचे गिरने की घटना को हिचकी कहते हैं। होता क्या है दोस्तों, समझिएगा, परिभाषा जैसे मैं लिखवाई है कि यह एक मांसपेशी से बनी हुई संरचना होती है और मनुष्य के भोजन का मार्ग होती है। और जब कभी इसमें खाना मतलब कि एक प्रकार से रुक जाता है तो होता क्या है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं वो उसे क्या करते हैं, जैसे खाना रुक जाएगा तो वो सांस लेते हैं फेफड़ों की वजह से हम, तो एकदम जैसे हम हाई सांस लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि भोजन ऊपर या नीचे, अप या डाउन गिरने लगता है। तो जैसे भोजन अप या डाउन गिरता है तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमें हिचकी आती है। तो उसे क्या कहते हैं, उस विशेष प्रकार का जो वो होती है धमनी, उसे बोलते हैं हिचकी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही अपना चैप्टर जो डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 है यही खत्म करें। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है आपको इससे रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग पढ़ते चलें, सीखते चलें। आशा करता हूँ कि आप सब लोग खुश भी रहें। तो पढ़ते चलिए, सीखते चलिए और खुश रहिए। धन्यवाद।